देखिए फाइनल के बच्चों, आज हम आपको एक वेतन से आय जो चैप्टर पढ़ा रहे थे उसकी एक समरी लिखाएंगे। वो समरी थोड़ा लिख लीजिए आप। इसका पहला है वेतन की परिभाषा। किसी नियोक्ता द्वारा अपने कर्मचारियों को उनके द्वारा की गई सेवाओं के बदले में जो पारिश्रमिक दिया जाता है वह वेतन कहलाता है। इस पारिश्रमिक में नियोक्ता द्वारा प्रदत्त उन सुविधाओं का द्रव्य तुल्य मूल्य भी शामिल होता है जो कर योग्य है। नंबर 2 है वेतन के संबंध में महत्वपूर्ण बातें। पहला है मालिक व कर्मचारी का संबंध। वेतन शीर्षक में आय होने के लिए भुगतान करने वाले तथा भुगतान प्राप्त करने वाले के बीच में मालिक तथा कर्मचारी का संबंध होना आवश्यक है। नंबर 2 विदेशी वेतन तथा पेंशन। विदेशी सरकार से प्राप्त वेतन तथा पेंशन से आय वेतन शीर्षक में कर योग्य होती है। तीसरा है सेवा समाप्त होने के बाद प्राप्तियां, ये वेतन के रूप में कर योग्य होती हैं। चौथा है पेंशन। एक अवकाश प्राप्त कर्मचारी को मिलने वाली पेंशन वेतन के रूप में कर योग्य होती है। पेंशन की एक मुश्त राशि एक सीमा तक कर मुक्त होती है। नेक्स्ट है कर मुक्त वेतन। यदि कर्मचारी को अपने नियोक्ता से कर मुक्त वेतन प्राप्त होता है तो इसका अर्थ यह हुआ कि कर्मचारी के वेतन पर देय आयकर नियोक्ता द्वारा वेतन के अतिरिक्त चुकाया जाएगा। ऐसी दशा में कर्मचारी की वेतन शीर्षक की आय में शुद्ध प्राप्त वेतन तथा नियोक्ता द्वारा उसके वेतन पर चुकाया गया आयकर भी शामिल होगा, परंतु अनुलाभों के मूल्य पर नियोक्ता द्वारा दिया गया आयकर कर मुक्त होगा। नेक्स्ट है नियोक्ता द्वारा की गई कटौतियां। नियोक्ता द्वारा कर्मचारी के वेतन में से की गई कटौतियां वेतन में शामिल की जाती हैं। उदाहरण रहने व भोजन की सुविधा के संबंध में कटौती। नेक्स्ट है संसद सदस्य का वेतन। यह वेतन शीर्षक में कर योग्य नहीं है क्योंकि संसद सदस्य सरकारी कर्मचारी नहीं होते हैं। नेक्स्ट है फर्म से वेतन। फर्म के साझेदार को फर्म से प्राप्त वेतन व्यापार अथवा पैसे के लाभ के रूप में कर योग्य है, ना कि वेतन के रूप में। फिर नेक्स्ट है पारिवारिक पेंशन। यह अन्य साधनों से आय के शीर्षक में कर योग्य है। ये हो गया वेतन के संबंध में महत्वपूर्ण बातें। अब तीसरा है हमारा वेतन के विभिन्न रूप। वेतन के विभिन्न रूप निम्नलिखित है, लिख लीजिए। अवकाश वेतन, क्षतिपूर्ति, फीस, बोनस, ग्रेजुइटी, पेंशन की एक मुश्त राशि, वार्षिकी, विदेशी पेंशन आदि। भत्ते, यह 3 प्रकार के होते हैं। अलाउंसेस जिसको बोला जाता है, यह 3 प्रकार के होते हैं। पहला है करयोग्य भत्ता, इसमें आता है महंगाई भत्ता, चिकित्सा भत्ता, नौकर भत्ता, वार्डन भत्ता, परिवार भत्ता, नगर क्षतिपूरक भत्ता आदि। दूसरा आता है इसका निर्धारित सीमा तक करमुक्त भत्ते, मकान किराया भत्ता, मनोरंजन भत्ता, कतिपय विशेष भत्ते, यातायात भत्ता इत्यादि, ये करमुक्त होते हैं। फिर तीसरा है पूर्णतया करमुक्त भत्ते, विदेश भत्ता, उच्च एवं उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को सत्कार भत्ता, संयुक्त राष्ट्र संघ से प्राप्त भत्ता आदि, ये पूर्णतया करमुक्त होते हैं, टैक्स फ्री। 5वां नंबर है आपका अनुलाभ। 3 प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार है इसका प्रत्येक कर्मचारी के लिए कर योग्य अनुलाभ। दूसरा है विशेष दशाओं में कर योग्य अथवा विशिष्ट अनुलाभ। तीसरा है सबके लिए कर मुक्त अनुलाभ। अनुलाभों का मूल्यांकन। कटौतियां देखिए, अब कटौतियां यह 3 प्रकार की होती हैं। मानक कटौती 40,000 रुपये तक, मनोरंजन भत्ते कटौती सरकारी कर्मचारी वेतन का 1/5 अथवा 5,000 रुपये जो दोनों में से कम हो, अन्य कर्मचारी शून्य। नियोजन कर के संबंध में कटौती संपूर्ण कर की राशि। प्रोविडेंट फंड 4 प्रकार के होते हैं, इसको ध्यान से थोड़ा पढ़ लीजिए आप भी। प्रोविडेंट फंड जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। पहला है वैधानिक प्रोविडेंट फंड, दूसरा है प्रमाणित प्रोविडेंट फंड, तीसरा है अप्रमाणित प्रोविडेंट फंड और चौथा है सार्वजनिक प्रोविडेंट फंड। तो ये रहे आपके वेतन से आय चैप्टर की समरी है ये, ठीक है। तो नेक्स्ट डे कल हम देखेंगे आपका ये अपना मकान संपत्ति से आय, या एक चैप्टर उससे पहले और है, चैप्टर नंबर 6 है वेतन अवकाश से आय। अवकाश ग्रहण करने से जो आय होती है, वेतन से आय है अवकाश ग्रहण करने का, इसमें प्रोसीजर होता है। तो ये है कि जब कोई कर्मचारी सेवानिवृत्त होता है, ठीक है, एक नौकरी छोड़कर दूसरी नौकरी करता है या उसकी छटनी कर दी जाती है, तो उसे नियोक्ता से कुछ विशेष भुगतान प्राप्त होते हैं।
पहला प्राप्त होता है ग्रेजुटी, दूसरा है पेंशन एवं पेंशन की एकमुश्त राशि, तीसरा है अर्जित अवकाश वेतन, चौथा है छंटनी के कारण क्षतिपूर्ति, पांचवा है स्वेच्छा से अवकाश ग्रहण करने पर क्षतिपूर्ति, 6 है प्रोविडेंट फंड से प्राप्त राशि। इन सभी प्राप्तियां भी वेतन से आय मानी जाती हैं, परंतु कुछ दशाओं में निर्धारित राशि तक ऐसी आय कर मुक्त होती है। इस संबंध में आयकर के प्रावधान निम्नलिखित हैं। ग्रेजुटी के बारे में इसने बताया है, मृत्यु अथवा अवकाश ग्रहण करने पर प्राप्त ग्रेजुटी की कर योग्य राशि निर्धारित करने के लिए कर्मचारियों को 3 भागों में बांटा गया। पहला है सरकारी कर्मचारी, दूसरा है ग्रेजुटी भुगतान अधिनियम। ग्रेजुटी भुगतान अधिनियम के अंतर्गत निम्न प्रकार के कर्मचारी आते हैं। पहला कर्मचारी आता है इसमें किसी संगठन का कर्मचारी, फैक्ट्री, खान, ऑयल फील्ड, बंदरगाह, रेलवे अथवा किसी दुकान में प्रवीणता, अर्ध प्रवीणता अथवा गैर प्रवीणता का हस्त संबंधी, प्रबंध संबंधी, तकनीक संबंधी अथवा लिपिक संबंधी कार्य कर रहे हों। वह व्यक्ति किसी प्रबंधकीय पद अथवा प्रशासनिक पद पर भी कार्यरत हो सकते हैं। इसमें एक अपवाद भी है, वो ये है कि केंद्रीय अथवा राज्य सरकार के कर्मचारी, ऐसे कर्मचारी जिन पर इस संबंध में कोई अन्य अधिनियम या नियम लागू होते ही उपर्युक्त अधिनियम के अंतर्गत नहीं आते हैं। अब कर मुक्त राशि देखिए, निम्न में से सबसे कम राशि कर मुक्त होगी। पहला है नौकरी के प्रति संपूर्ण वर्ष तक 6 माह से अधिक अंश पर, जिसे पूरा वर्ष माना जाएगा, सबसे अंत में प्राप्त वेतन के आधार पर 15 दिन का वेतन, मौसमी संस्थाओं की दशा में 7 दिन का वेतन, अथवा दूसरा है 20 लाख रुपए 29/3/2018 से, या तीसरा है वास्तव में प्राप्त ग्रेजुटी की राशि। ये हैं कर मुक्त राशि। वेतन से आशय सबसे अंत में प्राप्त मासिक मूल वेतन, महंगाई भत्ता, सेवा शर्तों के अनुसार हो या नहीं, 15 दिन के वेतन की गणना, यह गणना निम्न सूत्र से की जाए। सूत्र लिखिए, अंतिम माह का वेतन गुणे 15/26। अंतिम माह का वेतन है, फिर उसमें गुणा करना है 15 दिन का और भाग करना है 26 दिन का। ठीक है। उसके बाद यदि किसी कर्मचारी को काम के आधार पर वेतन मिलता है तो ऐसे कर्मचारी की दशा में अवकाश ग्रहण करने अथवा नौकरी से हटने के ठीक पिछले 3 माह की अवधि में कुल प्राप्त वेतन के औसत के आधार पर, मतलब ओवर टाइम वेतन छोड़कर, पर 15 दिन के वेतन की गणना की जाएगी। उदाहरण है एक, देख लीजिए। यदि काम के आधार पर वेतन पाने वाला कोई कर्मचारी 20 जुलाई 2018 को अवकाश ग्रहण करता है और मानो कि 21 अप्रैल 2018 से 20 जुलाई 2018 तक वह 39,000 वेतन प्राप्त करता है, तो 15 दिन के वेतन की गणना इस प्रकार की जाएगी। 39,000 भाग 3 गुणे 15 भाग 26 बराबर 7,500 रुपये उसको मिलेंगे। ये आज तक के लिए ठीक है अपना। इसके आगे कल हम देखेंगे। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए।